जो राजनीतिक नहीं है, न किसी संगठन का है, ये विचारधारा की बात है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा की बात है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट में केस किया और निवेदन किया हाई कोर्ट से कि जिस तरह से देश भारत के मुसलमानों को, देश भारत के ईसाइयों को अलग अलग मैरिज एक्ट मिला है, मुझे भी भारत में अलग मैरिज एक्ट दिया जाए, अलग भी हमें न पर्सनल लॉ मिल रहा है, न मैरिज एक्ट मिल रही है, न हमें अलग धर्म का अधिकार मिल रहा है, न कोई मेरी पूजा पद्धति है, न कोई हमारा शमशान घर है। मुसलमानों का शमशान घर अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, मेरा नहीं है। जहां जाए वहां जलाए, जहां चाहे वहां फेंके, कोई अधिकार नहीं। बड़े संघर्षों के बाद, ये चिंतन मंथन करने के बाद एक बैठक हमने बुलाई और भी है पीला जो मैंने पहना है, ये भी इसलिए पहना है क्योंकि देश भारत में संविधान लागू है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ लोग हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ अछूतो, बताओ शूद्रो, ये वस्त्र आपको पहनने का अधिकार किसने दे दिया? हम महाभैषज्य गुरु तथागत बुद्ध हक वंचित, बहुजन शोषित, सर्वहारा समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और आज संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा में हमारे साथ चल रहे सभी बौद्ध भिक्षुगणों जी को नमन। और आज हमारे विशेष आह्वान पर पूरे जनपद से पधारे सभी भद्रजनों को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज आपने यहां पहुंचकर अपने जिंदा होने का सबूत हमें दिया है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ी पूरे देश भारत में संविधान की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन और उसके साथ हो रहे अन्याय के बारे में चर्चा करने का, संविधान चौपाल लगाने का प्लान बनाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट में केस किया और निवेदन किया हाई कोर्ट से कि जिस तरह से देश भारत के मुसलमानों को, देश भारत के ईसाइयों को अलग अलग मैरिज एक्ट मिला है, मुझे भी भारत में अलग मैरिज एक्ट दिया जाए, अलग पहचान दी जाए। मैं अलग होना चाहता हूं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। 15 दिन में ही हाई कोर्ट ने हमें डिसमिस कर दिया और दलील दी कि संसद भवन कानून बनाता है, मैं उसके हिसाब से फैसला देता हूं। लिहाजा आप संसद जाएं या संसद सदस्यों से कहें कि वो बिल लाएं और कानून बनाएं, तब जाकर के आपको पर्सनल लॉ और मैरिज एक्ट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जौनपुर के लोगों, चाहे भंते जी शादी कराएं और चाहे बौद्ध उपासक शादी कराएं, वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट में ही जोड़ी जाती है, क्योंकि भारत में सिखों को, जैनों को और बौद्धों को हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया गया है। बाबा साहब अपने जीवन भर मांग करते रहे, अनागारिक धमपाल जी अपने जीवन भर मांग करते रहे, और इतना ही नहीं, अनागारिक धमपाल जी के अलावा पंडित केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृतन जी मांग करते रहे, और आज मैं भी करता हूं। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म अलग धर्म है, हम किसी के हिस्सा नहीं है। जब हमने ये मांग की तो मुझे वापस कर दिया गया। मुझे लगा कि जब आज संविधान लागू है भारत में, फिर भी हमें न पर्सनल लॉ मिल रहा है, न मैरिज एक्ट मिल रही है, न हमें अलग धर्म का अधिकार मिल रहा है, न कोई मेरी पूजा पद्धति है, न कोई हमारा शमशान घर है।
मुसलमानों का शमशान घर अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, मेरा नहीं है। जहां जाए वहां जलाए, जहां चाहे वहां फेंके, कोई अधिकार नहीं। बड़े संघर्षों के बाद, ये चिंतन मंथन करने के बाद एक बैठक हमने बुलाई और बैठक में ये निर्णय लिया कि जब संविधान के रहते हुए हमें हक अधिकार नहीं मिल रहा है और अगर संविधान खत्म हो गया तो कोई अधिकार हमें देने वाला, अगर ये मेरे शरीर पर कपड़ा भी है पीला जो मैंने पहना है, ये भी इसलिए पहना है क्योंकि देश भारत में संविधान लागू है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ लोग हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ अछूतो, बताओ शूद्रो, ये वस्त्र आपको पहनने का अधिकार किसने दे दिया? मैंने विचार किया कि अधिकार बाद में और मांगे जाएंगे, पहले जो संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, संविधान के साथ अन्याय हो रहा है, हम देश भारत के सभी राजनीतिक दलों को, सभी संगठनों को, सभी जिंदा सामाजिक धार्मिक लोगों को एक राय एक मत करेंगे और संविधान की सुरक्षा रक्षा के लिए काम करेंगे। बैठक में यह तय हुआ कि हम लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, तो आखिर ये तय तो हो कि इस देश भारत में संविधान के दुश्मन कौन है। आज आप सभी राजा महाराजाओं के सामने, मैं राजा महाराजा आप लोगों को इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूं। सम्राट महापद्म नंद से लेकर और सम्राट हर्षवर्धन तक, पासी राजाओं तक 1250 साल इस देश पर आप लोगों ने शासन किया है। यहाँ जितनी भी एससी ओबीसी की जातियां हैं, ये सारे के सारे रजवाड़े हैं, ये राजवंश हैं, ये जातियां नहीं हैं। जातियों का तो लाभ देकर, हमें नाम देकर के हमें बांटा गया और आज भी हम उसी गौरव में बटे हैं। मैं बाप कहता हूं कि हम लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं, हम लोग कोई छोटे लोग नहीं हैं। इस देश भारत के हम लोग असली राजा महाराजा हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, तक्षशिला, नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हम लोगों ने बनाए। आज मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि जिस संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं, तो आखिर ये भी तो पता चले कि संविधान का दुश्मन कौन है। संविधान के दुश्मन है छह दुश्मन हैं। बारी बारी से मैं बताऊंगा ताकि आप उनसे सचेत रहें और उन्हें हराने का, उन्हें कमजोर करने का काम करें। पहला दुश्मन संविधान का है, जिसका नाम है देश भारत में, उसका नाम है चुनी हुई सरकार। बड़ा चिंतन का विषय है। जो सरकारें संविधान के माध्यम से बनती हैं, संविधान के माध्यम से शपथ लेती हैं, एमपी एमएलएज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बनाते हैं, वही लोग अपने फायदे में, अपने लाभ के चक्कर में अपने आप को तानाशाह घोषित करने के लिए वो लोकतंत्र और संविधान की बारी बारी से हत्या करते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा दुश्मन संविधान का होता है चुनी हुई सरकार। चाहे वो सरकार वर्तमान की हो, चाहे वो पूर्व की हो, जो आपके द्वारा चुनी गई वो संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दुश्मन नंबर 2 है देश भारत का पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि जो मेरा घर बना है सुंदर, ऐसा ही मेरे मजदूर का भी बन जाए। पूंजीवादी कभी नहीं चाहता कि जिस ब्रांड का मैं खाना खाता हूं मेरा मजदूर भी खाए, जिस ब्रांड का मैं कपड़ा पहनता हूं मेरा मजदूर भी पहने, मैं जिस गाड़ी को यूज करता हूं मेरा मजदूर भी चलाए। पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी लोकतंत्र और समानता का समर्थक नहीं होता। हमारा अधिकारी आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, तो भी वह हमारे कर्मचारियों से वैसा ही व्यवहार करने लगता है, उसके स्वभाव में आ जाता है। पूंजीवादी व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति बहुत रेयर है कि जिसके मन में समानता हो, भाईचारा हो। इसलिए याद रखना, इस देश भारत का पूंजीवादी, इसके साथ साथ वो समान शिक्षा का भी पक्षधर नहीं है। ये जो संविधान जिसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं, इस संविधान में बाबा साहब ने हमें समान शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन पैसे वाले लोगों ने शिक्षा को, जो समान शिक्षा थी, उसे दोहरी शिक्षा बनाया।
आज गरीबों के अलग स्कूल हैं, अमीरों के अलग स्कूल हैं। इतना ही नहीं, भारत में गरीबों के मोहल्ले अलग हैं, अमीरों के अलग हैं। गरीबों की कपड़े की दुकान अलग है, अमीरों की अलग है। इतना ये दोहरा देश बन गया। जबकि लोकतंत्र जहां जिंदा है, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, वहां एक जैसा सब खाना खाते हैं, एक जैसी कॉलोनी में रहते हैं। वहां मिनिमम वेजेज सबके लिए एक जैसा है, 1 घंटे में 1800 रुपए, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए 300 रुपया है। और कोई बड़ा दलाल टाइप का व्यक्ति हो, वो लाखों रुपए कमा ले। ऐसी भारत में व्यवस्था है। ये सब संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो दुश्मन 2 हो गए, एक चुनी हुई सरकार और दूसरा पूंजीवाद, और तीसरा दुश्मन है अगर न्याय व्यवस्था सरकार से चलने लगे। उत्तर प्रदेश का चाहे जितना पावरफुल मुख्यमंत्री हो, अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसके काम पर रोक लगा सकता है। दिल्ली में चाहे जितना पावरफुल प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रोक लगा सकता है, क्योंकि संविधान में न्याय व्यवस्था को विशेष पावर दिया गया है। लेकिन वर्तमान की न्याय व्यवस्था सरकारों से चल रही है। यही सरकार वाले जज बन गए हैं, इसलिए उनके गलत काम पर, अच्छे काम पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है तो हमारे लिए अच्छी है, लोकतंत्र के लिए अच्छी है। अगर न्याय व्यवस्था सरकार के गुलाम हो जाए तो न्याय व्यवस्था भी संविधान की दुश्मन बन जाती है। बात सही है कि नहीं है? न्याय व्यवस्था भी संविधान की दुश्मन भारत में बन चुकी है। इतना ही नहीं, जो यहाँ का मीडिया है, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कहते हैं, ये भी एक सरकार से सवाल करता है। और ये भी अगर सरकार के साथ खड़ा हो जाए तो ये भी एक ताकत है, एक स्तंभ है संविधान में। ये भी संविधान का दुश्मन बन जाता है। संविधान के दुश्मन हो गए 4, 5वां जो सबसे बड़ा संविधान का दुश्मन है। संविधान के दुश्मन कितने हो गए? मीडिया हो गया, न्याय व्यवस्था हो गई, और पूंजीवाद हो गया, चुनी हुई सरकार हो गई। अब जाकर के संविधान का जो सबसे बड़ा दुश्मन स्थापित होता है भारत में, उसे हम कहते हैं भ्रष्ट अधिकारी, जो संविधान की बदौलत बनता है। नेताओं के दबाव में, अपनी रईसी के चक्कर में संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, वह भ्रष्ट अधिकारी भी संविधान का दुश्मन साबित होता है। याद रखना, अंत में सबसे बड़ा संविधान का दुश्मन है, जिसका नाम है देश भारत की सोई हुई जनता, जिसमें हम सब लोग आते हैं। मैंने ये विचार किया कि मैं न तो सरकारें बदल सकता हूं, न बना सकता हूं, न मेरे पास पार्टी है, न मैं प्रत्याशी लड़ाता हूं। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, मेरे पास समय है, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने मन बनाया कि मैं लोगों के बीच में जाकर उन्हें संविधान के प्रति जागरूक कर सकता हूं। उन्हें संविधान के होने का और संविधान के न होने का, और संविधान पहले नहीं था, मैं आभास करा सकता हूं, ताकि लोग जागरूक हो जाएं और अपने हक अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं। और हमने मन बना लिया। ये गाड़ी 40 लाख रुपए की हमने आप लोगों के सहयोग से बनाई। अभी हमारे बड़े ही उपासक हैं, हमारे पेट्रोल पंप के मालिक हैं आदरणीय नंदलाल यादव, यही नाम है? अरविंद यादव। इन्होंने कहा कि बंते जी, आप बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, आपकी गाड़ी का डीजल अकेले हम ही भरवा देंगे। और इनके लिए भी ताली बजा सकते हैं आप लोग। उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई, अरविंद यादव जी ने, और इंजीनियर अशोक जी ने भी बड़ा हिम्मत जुटाई। ये लखनऊ थे, मैंने कहा कि आप जाओ वापस जौनपुर जाकर के तैयारियां करो। इन्होंने बड़ी मेहनत की। आगे मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या करूं। मैं एक बौद्ध भिक्षु था, मैं कोई पार्टी नहीं चलाता, और न कोई पार्टी वाला हमसे सलाह लेता है। जिसके जो मन में आता है वो करता है। तो मैंने ये रास्ता चुना जो राजनीतिक नहीं है, न किसी संगठन का है, ये विचारधारा की बात है। बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा की बात है। और ये जो संविधान है, मैंने नेताओं से भी कहा कि जो टिकटें तुम लड़ा रहे हो, एमपी एमएलए का जो सपना तुम दिखा रहे हो, अगर संविधान बदल गया तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, क्या कर लोगे बताओ? मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब लोकतंत्र मरता है, जब संविधान खत्म होता है, तो तानाशाही जन्म लेती है। याद रखना,
बगल में दो देश हैं जिनका नाम है चाइना और रसिया, वहां चुनाव नहीं होता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? वहां तो जाति भी नहीं थी, कितना लोग लड़े थे। चाइना में एक बार 42,000 लोगों को वहां के राष्ट्रपति ने मरवा दिया जो विरोध कर रहे थे इस कदम का। यहां तो ऐसा भी नहीं कोई लड़ने के लिए तैयार होगा, अभी घर में पुलिस भेज दी जाएगी, आप चुपचाप बैठ जाओगे, ऐसा है कि नहीं है? चाइना के राष्ट्रपति ने अपने आप को परमानेंट राष्ट्रपति बनाने के लिए दसियों वर्ष संघर्ष किया और यही लोक लुभाव ने वादे किए, मूर्खों को अपने साथ खड़ा कर लिया, विद्वानों को टारगेट करके मारा और अंत में वह जब तक जिंदा रहेगा तब तक चाइना का राष्ट्रपति रहेगा। यही काम रसिया ने किया, वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो वहां का राष्ट्रपति रहेगा। और याद रखना, अगर और अति अगर लोकतंत्र ऐसे ही मिटाया गया, अगर लोकतंत्र और संविधान की आवाज का ऐसे ही अगर गला घोंटा गया तो देश भारत का भी शासक चाइना और रसिया की तर्ज पर चला जाएगा, यहां चुनाव होना बंद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आज ये आकांक्षा है और मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, देश भारत के हजारों लोग ये बात कह रहे हैं। इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया को जिंदा बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की क्रिया को बनाए रखने के लिए आप लोग बोलते रहिए, विरोध करते रहिए, खड़े होते रहिए, सत्य बात का पक्ष लेते रहिए, यूं ही मूक दर्शक बने मत रहिए। और अगर मूक दर्शक बने रहे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब जब वयोवृद्ध हो गए, उनकी बहुत उम्र हो गई, उन्हें पूना के कार्यक्रम में बुलाया गया मुख्य अतिथि और उनसे कहा कि आप अपना मुख्य अतिथि तौर पर भाषण दें। तो बाबा साहब ने हाथ में डंडा लेकर भाषण दिया था और कहा था कि मैं अब लंबे समय तक जिंदा रहने वाला नहीं हूं। यहां जितने भी अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए, सुंदर लोग आए, सब चले गए। कोई अमीर नहीं रहा, कोई गरीब नहीं रहा, कोई सूरतमंद नहीं रहा, सब लोग चले गए और मैं भी यहां से एक दिन जाने वाला हूं। और उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लाकर कहा था, अगर मेरे भारत के बहुजनों ये संविधान तुमने 100 साल तक अगर बचा लिया तो तुम्हें देश का शासक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज तो 75 ही साल हुए, अभी तो 100 साल हुए भी नहीं, 75 साल ही होने पर इस संविधान को हाईजैक किया जा रहा है, इसकी भावना के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। संविधान में सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान रहने का अधिकार है। यह देश सेकुलर है, सभी संस्कृति का मानने वाला है, यहाँ तमाम भाषाएं बोली जाती, तमाम परंपराएं हैं, सबको आगे बढ़ाने वाला भारत है, सबका मान सम्मान रखने वाला भारत है। कुछ लोग इस देश भारत को एक रंग में रंगना चाहते। एक व्यक्ति ने कहा कि बंते जी आपने बस का रंग भगवा क्यों कर लिया? मैंने कहा भगवा रंग मेरा था, चोरों ने चुरा लिया, इसलिए मैंने बस का रंग भगवा कर लिया। ये गलत फहमी मत रहिए कि तुम्हारा है, ये रंग बुद्ध का है, ये रंग मेरा है, इस रंग की पैदाइश ही हमने की है, ये तुम्हारा नहीं मेरा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, सब कुछ तो तुमने चुराया है, चाहे मठ चुराए हो, संस्कृति चुराई हो, त्योहार चुराए हो और रंग भी तुमने हमारा चुराया है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अब जागरूक होना होगा। अगर बहुजन समाज जागरूक नहीं होता तो वो तैयार हो जाए रक्त क्रांति के लिए, और कोई रास्ता नहीं बचता। याद रखना, जब संविधान निष्प्रभावी होता है, लोकतंत्र निष्प्रभावी होता है तो जन क्रांति जन्म लेती है। अभी बगल में देश श्रीलंका है, वहां का तानाशाह राष्ट्रपति मनमाने काम कर रहा था। 25 लाख जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई, वहां के राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाला, लोकतंत्र को खत्म करने वाला देश भारत का शासक अगर मनमानी करता है और अगर 10 करोड़ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर दे, या तो तानाशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाएगा या तो संविधान बदलने की बात करना बंद। ये जन क्रांति भी आप लोग कर सकते हैं। अगर जन क्रांति आपने नहीं की तो फिर रक्त क्रांति के लिए तैयार हो जाइए। और याद रखना, 500 महारों ने 22,000 पेशवाओं से रक्त क्रांति की थी, तब जाकर के हमें अंग्रेजों की आर्मी में सरकारी नौकरी मिली थी। याद रखना, हमें बता दिया गया था कि हम कायर लोग हैं, हम डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमें हथियार मिले तो 500 महारों ने 22,000 पेशवाओं को काट दिया था और भीमा नदी को लाल कर दिया था। तो हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं हैं, बात मौके की है।
हमें जहां जहां मौका मिला वहां हमने बेहतर कार्य करके दिखाया। आईएएस की परीक्षा हुई, वहां हम टॉपर बने, एमबीबीएस हुआ, वहां हम टॉपर बने। मौका दीजिए हमें मौका ही आप नहीं देते हैं। ज्यादातर हत्या तो विश्वविद्यालय में इस समय हो रही है। आप चाहे जितना अच्छा पढ़िए, इंटरव्यू में कम नंबर देकर के आपकी हत्या बेचारे कर दी जाती है। चारों तरफ दोहन हो रहा है, जातिवाद छुआछूत बुरी तरह से हावी है। मैं मानता हूं खान पान से जातिवाद निकल गया होगा, लेकिन राजनीति में और बड़े बड़े अधिकारों में आज भी जातिवाद जिंदा है। आप दुकान खोलिए ना, चमार साहब का भोजनालय, कोई खाना नहीं खाएगा। धोबी साहब का भोजनालय और खोल दीजिए तिवारी जी की कचौड़ी, लाइन से बिकेगी। हम जाति से सताए जाते हैं। आज भी मेरे साथ छुआछूत होता है। वो लोग मुझे गले लगाने को तैयार नहीं, भारत एक रखना चाहते हैं और मुझे उसमें नीच और छोटा बनाए रखना चाहते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी विद्वान हैं, हमें बराबरी का हक चाहिए। और बराबरी हक नहीं दोगे तो हम लोग अलग अपनी दुनिया बनाएंगे। अलग हमारा भारत है, हमारा था, हमारे पुरखों ने चलाया। दोष उनका नहीं है, इस समय बहुजन समाज का दोष है जो बटा है, जातियों में अलग अलग घूम रहा है। एक मिश्रा जी मेरे बगल में रहते हैं लखनऊ में, उन्होंने हमसे कहा, भंते जी हमने तो आपको बांटने के लिए 5000 जातियों में बांटा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन पढ़े लिखे होकर के आप लोग भी तो 10-20 लाख संगठनों में बटे हो और मुझे गाली देते हो। तो लगा यार मिश्रा जी तो बात सही कह रहे हैं। मिश्रा जी ने स्वीकार की, कहा कि मैंने जातियों में बांटा अपने लाभ के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग भी संविधान के भारत में कई संगठनों में बटे हो और आज भी दुर्दशा वही है तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, मिलकर इस संविधान से लड़ना पड़ेगा। ये रथ यात्रा हमने शुरू की दिल्ली से और उसी स्थान से शुरू की थी जहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली थी। वो अलीपुर रोड द्वार जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, वहीं से शुरू किया और अब तक हमने लगभग 420 कार्यक्रम कर दिए हैं। 421वां कार्यक्रम आपके जौनपुर का है। अरे जितना संविधान मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुमने बताओ कितने कार्यक्रम किए हैं? तुम कहां गए लोगों को जगाने? क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ संख्या तो है 100 करोड़, लेकिन जागरूक लोग 1 लाख भी नहीं है। याद रखना, जिस दिन 10% भी बहुजन समाज जागरूक हो गया, हम देश पर फिर पुनः शासक बन जाएंगे। याद रखना, हम लोगों ने अब तक 25,000 संविधान घर घर पहुंचाने का काम कर दिया है। आज मैं यही अपील आप लोगों से करने आया हूं, जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर चाहते हैं कि संविधान देश में रहे, संविधान रहना जरूरी है। संविधान के पहले हमारे पास क्या था और संविधान नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा? अगर एक आर्टिकल अभी आ गया कि एससी ओबीसी के लोग जिनके पास 25 लाख से ज्यादा जमीन है, वो जमीन भारत की घोषित की जाती है, तो बताओ क्या करोगे तुम? बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं बचोगे। इसलिए संविधान के साथ खड़े हो जाइए और मिलकर के खड़े हो जाइए। आज मैं तुम्हारे शहर में, तुम्हारे जिले में 3 कार्यक्रम थे हमारे, 2 कार्यक्रम करके मैं आया हूं और सुल्तानपुर से सीधा आया हूं और मैं अपील करने आया हूं कि मैं संविधान लेके आया हूं। यहां से संविधान लीजिए, क्योंकि हमारे यहां से जो संविधान जाते हैं उसका आंकड़ा भारत सरकार के पास जाता है। क्योंकि LIO, इंस्पेक्टर, पुलिस, SDM सारे लोगों से मेरी वार्ता हो चुकी है। वो लोग मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे बुद्ध विहार और अंबेडकर पार्क जाने से उनकी औकात नहीं है कि मुझे रोक ले। वो मुझे गांव नहीं जाने देंगे, न जाने दे, लेकिन मुझे बुद्ध विहार पर और अंबेडकर पार्क पर जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मुझे अपने उपासकों से मिलने से वो नहीं रोक सकते। इसलिए सरकार निगरानी में है और हम खुलेआम मंच से कहते हैं। मैंने पिछले जिले में कप्तान साहब हमसे मिलने आए कि खबर आई है कि आप लोगों को भड़का रहे हो। मैंने कहा कप्तान साहब, ये वर्दी उतर जाएगी जिस दिन संविधान आपके पास नहीं रहेगा और आप घास खोदोगे, घास। तो कप्तान साहब भी बोले कि बात तो सही आपकी है, लेकिन खबर कोई दे रहा है। मैंने कहा वो झूठी खबरें हैं। हम लोग दया करुणाशील वाले लोग हैं, किसी का बुरा भला नहीं करना चाहते। मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज उठा रहा हूं, उसके लिए लोगों को जगा रहा हूं। मैं किसी पर अत्याचार करने वाला नहीं हूं। विचार करिए, हम लोगों ने कभी बौद्ध धर्म को क्या हिंसा के ऊपर